कामयाबी जो है वो करने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पनामा केस की JIT पीर को अपनी फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा देगी और उसके बाद एक पूरे अमल का आगाज़ होगा जो कई हफ्तों या कई महीनों पे तूल खींच सकता है। मगर इस दौरान सियासी महाज़ाराई में इजाफा होगा। जो जारी सियासी महाज़ाराई है, ख़ास तौर पे हुक्मरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान, इसमें कई गुना इजाफा हो सकता है क्योंकि JIT की रिपोर्ट बहरहाल फरीक़ैन के पास होगी और फिर वो मीडिया के सामने होगी और फिर उस पर बहस हो रही होगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। और इसके लिए तैयारियां हैं दोनों तरफ से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी तैयारी है, हुकूमती तैयारियां तेज़ी से आगे जारी हैं, PTI की अपनी तैयारियां हैं। ख्याल ये किया जा रहा है कि एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ अवामी राब्ता करेंगे। अवामी राब्ते के दौरान वो मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बारहा अवाम के सामने पेश करेंगे। और इस तरह से एक जानिब वो हुकूमती हिकमत अमली के तहत जवाब देंगे उस नुक्ताचीनी का जो JIT के हवाले से मुतवक्के है उनके खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ, और दूसरी जानिब इलेक्शन की तैयारियां भी होंगी। इसी सिलसिले में लगता है वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ ने इब्तिदा कर ली है। आज हवेली बहादुर शाह झंग के करीब पहुंचे जहां पर एक नए बिजली घर का इफ्तिताह उन्होंने किया है और इसके साथ ही उन्होंने आने वाले मौसम के हवाले से अपनी तैयारी की बात की है। और आज उन्होंने ख़ास तौर पर इस इफ्तिताह को इस्तेमाल किया PTI को चैलेंज देने के लिए कि अगर मुकाबला करना है तो मैदान में उतरो। इलेक्शन के मैदान में अल्लाह के फजलो करम से इलेक्शन जीत नहीं सकते, बस सिर्फ आप साजिश करते हैं। कभी आप धांधली की आड़ में आप साजिश करते हैं, कभी आप अपना धरने हैं उसकी आड़ में साजिश करते हैं, एहतसाब की आड़ में आप साजिश करते हैं और कभी JIT के पीछे छुपते हैं। कोई ना कोई आप साजिश के जरिए आप जो है ना वो अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। ये तो बुज़दिली है, बुज़दिली पहले दर्जे की बुज़दिली है। आप अपना जो है इन चीजों के पीछे छुपने की बजाय, आड़ लेने की बजाय आप मैदान में आओ, मैदान में आके मुकाबला करो। वज़ीर-ए-आज़म उनकी हुकूमत जानती है कि 10 जुलाई का बहुत अहम दिन होगा क्योंकि JIT उस रोज़ अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएगी। मीडिया में इसका जिक्र होगा। उस दिन के हवाले से भी प्रोग्राम तरतीब दे लिया है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ ने कहा कि 10 जुलाई को जब JIT अपनी रिपोर्ट दे रही होगी तो एक बहुत बड़े मनसूबे पर, बिजली बनाने के मनसूबे पर जाएंगे, उसका इफ्तिताह करेंगे, उसकी इब्तिदा करेंगे। और इस तरह से उन्होंने कहा कि JIT की रिपोर्ट वाले दिन भी उनकी अपनी हिकमत अमली तैयार है और उसका जवाब उन्होंने आज पहले ही बता दिया कि उस रोज यानी कि 10 जुलाई को वो क्या कर रहे होंगे। JIT को तो आप जानते हैं, जो वो कर रही है वो भी आप जानते हैं या नहीं जानते। 10 जुलाई को उन्होंने कहा जी वो रिपोर्ट JIT दे। उसी 10 जुलाई को इंशाअल्लाह दासू पावर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। यही तो भाई हमारे मुखालिफिन को जो है यही तो उनको तकलीफ है, उनको यही तकलीफ है कि पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों को छूने जा रहा है। लेकिन हम अल्लाह के फजल करम से हमारा आज़म मजबूत है। जिन लोगों ने हमें रोकने के लिए आसमान सर पर उठा रखा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप 1000 मर्तबा भी आसमान सर पर उठाएंगे, हमें इंशाअल्लाह इस खिदमत से कोई नहीं रोक सकता। आज इसी तकरीब में मौजूद थे पंजाब के वज़ीर आला जनाब शहबाज शरीफ, जिनकी तारीफ वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में 4 बार की और 4 बार उनको शाबाश दिया। वज़ीर आज़म से पहले जनाब शहबाज शरीफ ने अपनी जब तकरीर की थी तो उन्होंने भी
मौजूदा सियासी माहौल को JIT के हवाले से जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही है उसको सामने रखा था और ख़ास तौर पे उन्होंने गुज़िश्ता अदवार में जो करप्शन होती थी उसको जिक्र बनाया, मगर उनके जहन में JIT से मुंसलिका अमूर हावी थे। ये अमालनामा जिसमें 168 अरब रुपए इस कौम के बचे और पनामा का जो फसाना जो है जो 2-3 मिलियन डॉलर या 4 मिलियन डॉलर, और दूसरी तरफ नीलम जेलम हो, चाहे नंदीपुर हो, चाहे रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो NICL हो, जहां पर अरबों खरबों की डाकाजनी की गई। अदालत उज़्मा का लीगल केस उसका एहतराम करते हैं और जो भी फैसला होगा उसका एहतराम करते हैं, लेकिन कौमें क्या इस तरह बनती हैं या बिगाड़ी जाती हैं? तकरीर अपनी जगह, टेम्परेचर अपनी जगह और सख्त इख्तलाफ PMLN और PTI का अपनी जगह, लेकिन ये सब इकट्ठे हैं। PMLN भी, PTI भी, पीपल्स पार्टी भी और दूसरी पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातें कानून बना रहे हैं कि उनके असासे, उनके माली मामलात जो अब अवाम की दस्तरस में हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए, उस पर बंद बांधा जाए और उसको महदूद तर कर दिया जाए, बल्कि महदूद तरीन कर दिया जाए। इसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। बहुत बड़ी तशवीशनाक और अहम डेवलपमेंट है। इसकी खुसूसी इत्तला हमारे पास है और इसका जिक्र करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पनामा केस JIT के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन एक वक्त बाहम दस्त गिरबां है और एक दूसरे पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा रही है। असासे छुपाने का, असासों का मिसडिक्लेयर करने का इल्ज़ाम सामने आ रहा है, मगर पस पर्दा में एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हो रही है जिसकी हम आपको खुसूसी इत्तला दे रहे हैं, और वो ये कि तमाम सियासतदान, ख्वाह उनका ताल्लुक़ हिज़्ब इख्तिलाफ से हो, हुकूमत से हो, वो इकट्ठे हो गए हैं। अभी मंजर पर बात सामने नहीं आई है और इन अराकीन ने फैसला किया है कि वो अपने असासों के हवाले से नया कानून लाएं और जिसके तहत अराकीन पार्लियामेंट को अब इलेक्शन कमीशन में सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट जमा करानी हो, जबकि वो अपने ज़ेर कफालत अफराद के असासों की तफसीलात जमा कराने के पाबंद नहीं होंगे। गोया कि जो मौजूदा कानून है जिसके ज़रिए उनके तमाम असासे, उनके तमाम माली मामलात अवाम के सामने होते हैं, उनके और उनके डिपेंडेंट्स के, अब इस चीज़ को रोकने के लिए एक बंद बना दिया है। तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो गई हैं और बाकायदा इस सिलसिले में कानून साजी की जा रही है। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में हुकूमती अराकीन हो या अपोजिशन, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अराकीन पार्लियामेंट के असासों की तफसीलात का तरीक़ाकार तब्दील करके इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव बांध दिए जाएं और हम खुद कानून बना दें तो हमारे असासे कौन हमसे पूछेगा। इस उसूल के तहत अब ये तमाम अराकीन पार्लियामेंट, तमाम सियासी जमातों के, तहरीक इंसाफ के भी, पीपल्स पार्टी की भी और नून के भी इकट्ठे हो चुके हैं और हमें मालूम हुआ है कि पार्लियामेंटेरियन की कमेटी ने इस बिल का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है, जिसके तहत अब इलेक्शन कमीशन इनके असासों की तफसीलात अपनी वेबसाइट पर नहीं डाल सकेगा, जबकि असासों की मौजूदा कीमत बताने की पाबंदी भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत बड़ा कदम है अपने मामलात को छुपाने का और अपने मामलात को ना शफाफ रखने के लिए पार्लियामेंट अपनी जगह, अपने तमाम सियासी जमातें एक जगह इकट्ठी हो रही हैं। बहुत ही तशवीशनाक डेवलपमेंट है, इस पर बात करते हैं। ये खुसूसी खबर लाए हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अदील वड़ाइच, जो कि इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच। बताइएगा, तफसीलात देना हमें कि क्या हुआ और ये कैसे, इसमें ये इकट्ठे कैसे हो गए, कंसेंसस कैसे बन गया तमाम जमातों का। जी कामरान साहब, जो इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी पार्लियामेंट की बनाई गई थी उसका मकसद तो ये था कि इलेक्शन कमीशन को मजबूत बाइख्तियार बनाया जाए, अरकान पार्लियामेंट पे मुख्तलिफ लेवल्स पे चेक रखा जाए। लेकिन जो हमारे ज़राए ने बताया है कि जो इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के जो हालिया फैसले हैं वो ये जाहिर करते हैं कि कोई इनकलाबी कोई ऐसा इकदाम तो नज़र आ नहीं रहा। पहले से मौजूद बेहतर चीज़ें भी कमज़ोर बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे ज़राए ने हमें यह बताया है कि जो तमाम सियासी जमातें पार्लियामेंट में जो मौजूद हैं इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की में जिनकी रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने ये फैसला कर लिया, इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो असासों की जो तफसील है इसका तरीक़ाकार तब्दील होना चाहिए। जो वेल्थ स्टेटमेंट FBR में जमा कराई जाती है, उस जो नए जो मुजव्वज़ा कानून है उसके मुताबिक वो वेल्थ स्टेटमेंट की जो एक कॉपी है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी जाएगी। लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इससे अरकान पार्लियामेंट को ये फ़ायदा होगा कि वेल्थ स्टेटमेंट में जो तब्दीलियाँ करने का जो इख्तियार है वो FBR के पास है। फॉर
एग्जाम्पल कई ऐसे बरस गुज़िश्ता बरस गुजरे हैं जिसमें जो बैरून मुल्क जायदाद है उस हवाले से कॉलम कभी गायब कर दिया जाता है, ये FPR का इख्तियार है। इसके अलावा जो डिपेंडेंट्स जो हैं उस हवाले से जो कॉलम है ये कभी खत्म कर दिए जाते हैं, तो ये इख्तियार FPR के पास चला जाएगा, इलेक्शन कमीशन से इख्तियार खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाने की, तो उसका जो सबसे अहम इख्तियार है नॉमिनेशन फॉर्म की तैयारी, जो कि एक पहला फिल्टर होता है किसी भी सियासतदान के लिए इन ऐवानों में पहुंचने से पहले। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव बांधने की जो है तैयारियां कर ली गई हैं और इस हवाले से भी ये फैसला कर लिया गया है कि जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं करेगा, बल्कि वो नॉमिनेशन फॉर्म ये लॉ मेकर्स खुद तैयार करेंगे, उसको कानून का हिस्सा बना दिया जाएगा। पहले ये रूल्स का हिस्सा था और वो इलेक्शन कमीशन बनाता था। इस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज भी किया, लेकिन उसका एतराज मुस्तरद कर दिया गया है और ये फैसला किया गया है कि वो जो नॉमिनेशन फॉर्म होगा, जो पहला फिल्टर होगा, वो भी ये सियासतदान खुद बनाएंगे। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट है अदील, ये तो एक अजीब मामला है, क्योंकि ये जो इंतखाबी इस्लाहात कमेटी है, इसका एक हमारे ख्याल में तो इसका काम यह है कि इंतखाबात का जो इनेकाद हो उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, उसे शफाफ बनाया जाए, उसे फुल प्रूफ बनाया जाए, उसके लिए इकदाम तजवीज़ किए जाए, इलेक्शन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये तो नुमाइंदों के तहफ़्फ़ुज़ का काम हो गया है, वो भी उनके मामलात को आवाम से छुपाने के लिए इस इस्लाहाती कमेटी को अपने आप को इस्तेमाल कर रही है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कामरान साहब आपने। और इसको छुपाने के हवाले से, चीज़ों को ओपन करने के बजाय छुपाने के हवाले से एक और अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो ये असासे वेबसाइट पर डाल दिए जाते थे, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन चला गया इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में ये तजवीज़ लेकर के इस हवाले से कोई कानून साजी कर दें, क्योंकि ये गज़ट ऑफ पाकिस्तान में तो पब्लिश कर दिए जाते हैं, हम वेबसाइट पर डालें ताकि आवाम के सामने अवामी नुमाइंदों के एसेट्स आ जाएँ। लेकिन इस हवाले से भी वो तजवीज़ रद्द कर दी गई है और ये कहा गया है कि जो ये अरकान हैं उनके लिए सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ये एसेट्स जो हैं ये वेबसाइट पर भी ना डाले जाएं। और यानी चीजें जो हैं ये छुपाने का प्रोग्राम जो है ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये बना लिया गया है। और इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात, उसकी तजावीज़, उनको मुस्तरद करके अरकान पार्लियामेंट, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, चाहे वो अपोजिशन से हैं, चाहे वो हुकूमत से हैं, वो इस सारे मामले पर इकट्ठे हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन की जो तजावीज़ हैं और जो एतराज़ात हैं उनको मुस्तरद करके अपनी मर्जी से इसमें जो है अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अदील राइज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। कमेंट से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं कराची में एक बार फिर निगलेरिया क्या खतरनाक मर्ज के आसार नुमाया हुए हैं। अब तक इतलात के मुताबिक 3 अफराद इससे मुतासिर होकर उनकी जानें जा चुकी हैं। फैलता है ये पानी से और ख्याल ये है कि जो पानी के सैंपल्स हासिल किए गए हैं, कराची वाटर बोर्ड जो पानी फराहम करता है शहरियों को, मसला वहाँ कहीं पर है, मगर ये बहुत खतरे की बात है। ये बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कराची में मानसून की बारिशों के बाद कई तरह के अमराज फैल रहे हैं और बार बार खबरें आ रही हैं, मगर अब एक तशवीशनाक बात यह है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी पीने का पानी आ रहा है उसमें डायरिया, इन्फेक्शन, आँखों और आंतों के अमराज फैलाने वाले बैक्टीरिया और एक जो आपके इल्म में होगा निगलेरिया, जो एक जानलेवा मर्ज है, उसके जरसूमों का इंकशाफ हुआ है। और ये इस वक्त कन्फर्म बात है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में निगलेरिया से 3 अफराद की जानें जा चुकी हैं। इनमें से 2 अफराद का ताल्लुक कराची के एक इलाके गुलबर्ग से और एक का KDA स्कीम नंबर 1 से था। यहाँ पानी के नमूनों में निगलेरिया के अलावा पेट और जल्दी अमराज के भी बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई है। जो हेल्थ स्पेशलिस्ट है उनका कहना यह है कि एमोबा नाक में जाने वाले पानी के ज़रिए सर में दाखिल हो जाता है और इंसानी दिमाग को चाटने लगता है। गोया कि जब आप नाक में पानी डालते हैं इसके ज़रिए ये दिमाग तक पहुंच जाता है। इस मर्ज़ का अभी तक मुकम्मल इलाज दरियाफ़्त नहीं हो सका है और अगर ये ख़तरनाक जरसूमा दिमाग में दाखिल हो जाए तो फिर इंसान का ज़िंदा बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। निगलेरिया के बारे में ये बात बहुत अहम है कि इसकी जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, 7 दिन बाद ज़ाहिर होती हैं और जो गर्दन तोड़ बुखार से मिलती जुलती हैं, जिनमें तेज़ सर में दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं, मतली होती है, गर्दन अकड़ना और जिस्म को झटके लगना शामिल है। WHO कहता है कि निगलेरिया से बचाव का सिर्फ एक तरीका है कि मीठे पानी में क्लोरीन को शामिल किया जाए। ताहम बाज़ माहिरीन के मुताबिक पानी को 100 दर्जा हरारत पर उबालने से भी ये जरसूमे ख़त्म हो जाते हैं। निगलेरिया से बचाव के लिए पानी में क्लोरीन की मकदार 0.5 ppm होनी चाहिए। आसान ज़बान में कहें तो ppm से मुराद 1 लीटर पानी में क्लोरीन की 1 मिलीग्राम की मकदार होनी चाहिए और ये क्लोरीन इस वक्त क्रिटिकल है कि ये पानी में शामिल हो इस मकदार के लिहाज से।
इंतज़ाम निगलेरिया कमेटी ने अप्रैल से अब तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से पानी के 250 नमूने लिए हैं, जिनमें से 160 नमूनों में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज मिले हैं, जबकि पानी के सिर्फ 90 सैंपल्स ऐसे थे जिनको के सेटिस्फैक्ट्री कहा जा सकता है। पानी के हवाले से, कराची के पानी के हवाले से ये तशवीशनाक खबर है। इसकी मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जनाब डॉक्टर ज़फ़र मेहदी हमारे साथ हैं, जो फोकल पर्सन है निगलेरिया कंट्रोल कमेटी के हुकूमत सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। क्या इस सैंपल्स के बारे में जो कलेक्शन हुई है और उसमें जो निगलेरिया के बारे में चीज़ें सामने आ रही हैं, कंसर्न सामने आ रहे हैं, इसकी किस हद तक कॉन्फर्मेशन है? अब तक हमने जितने भी सैंपल्स लिए हैं, तकरीबन 250 के करीब हम सैंपल्स ले चुके हैं। उन सैंपल्स में हमारा जो फोकस होता है, हमारी कमेटी का जो काम है, वो नेगलेरिया को फाइंड करना है कि जी नेगलेरिया एमीबिया जो है यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा। और उसके लिए हम चेक करते हैं कि पानी में आया क्लोरीन है या नहीं है। पानी में जितने भी हमने सैंपल्स लिए हैं उसमें 160 सैंपल्स के अंदर हमें क्लोरीन जो है वो नील मिली है और 80 सैंपल्स हैं जिसमें हमें क्लोरीन के ट्रेसेस मिले हैं। अब कहने का मकसद ये है कि पूरी कराची में जो हमने सैंपल्स लिए जिसमें हमें क्लोरीन नहीं मिली, उसके सिलसिले में हम गाहे बगाहे जो है वो वाटर बोर्ड को के आला हुकाम को हम बताते रहते हैं। और हमारी टीम में भी एक वाटर बोर्ड के अथॉरिटी शामिल हैं, चीफ इंजीनियर हैं आज़म खान साहब। तो हम उनको बताते रहते हैं कि जी इस इलाके के अंदर वो वहाँ पर टेम्परेरी बेस के ऊपर जो है बूस्टिंग करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड की। उससे जो होता है ये इशू जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्लोरीन जो है उनको मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी जो डेथ हुई, डेथ के बाद लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं जाम खान शोरो साहब, उनकी हिदायत पर बहुत जल्दी, और जो वाटर बोर्ड के एमडी हैं सैयद हाशिम रज़ा साहब, उनकी भी काफ़ी एफर्ट्स थी। उन्होंने इस पानी का बाकायदा टेस्ट करवाया है और बायोकेमिकल टेस्ट भी हुआ है और इसका फिज़िकल टेस्ट भी हुआ है, जिसमें इन तमाम चीज़ों का पता चला कि जी इसके अंदर मज़ीद बैक्टीरियाज भी मौजूद हैं, जिसमें इकोलाई है और भी टर्बिडिटी भी इसका अपना हार्डनेस भी इसकी ज़्यादा है, कंडक्टिविटी भी बढ़ी हुई है। लेकिन ये सीरियस बात है ना, ये लोगों की ज़िंदगियों की बात है कि आप सैंपल्स ड्रॉ कर रहे हैं, वाटर बोर्ड का पानी है, उसमें क्लोरीन नहीं है, इससे लोग बीमार हो रहे हैं, अमवात भी हो सकती हैं, तो बहुत ही सीरियस बात है। देखिए, क्लोरीन तो शामिल हो रही है, इसके बारे में तो मैं खुद क्योंकि COD वाटर प्लांट जाता रहता हूं और हमारी मीटिंग प्लेस भी वही है, वहीं पर तमाम प्रोक्योरमेंट होकर के क्लोरीन जो है वहीं आती है और वहीं से वो दूसरे इलाकों में जाती है और डलती है। उस बारे में तो मैं आपसे बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि क्लोरीन तो पानी में डल रही है, लेकिन पानी की जो पाइपलाइंस हैं उसमें इतने होल्स हैं, इतनी रप्चर हैं वो लाइंस कि उसमें दूसरा पानी शामिल होता है और कंटेमिनेशन वाटर जो उसमें शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से क्लोरीन अपना जो एफिकेसी वो खो देती है। तो डॉक्टर साहब, ये इसका मतलब ये है कि अब ये लाइंस को भी चेक करना वाटर बोर्ड का काम है, उन्हीं की लाइंस हैं, उन्हें ही इस बात को यकीनी बनाना है, कोई इशूज़ हो तो वो करना, क्योंकि इसका मतलब ये कि इन लाइन से गुजर के पानी जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा है, वहाँ ना कोई घर महफूज है, ना मस्जिद मौजूद है, ना कोई अस्पताल महफूज है, क्योंकि पानी तो सब इन्हीं लाइनों से गुजर के जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि उसमें कसीर तादाद में बैक्टीरियाज मिलते हैं। जी, एक साल पहले, पिछले साल हमने ये जब एक्सरसाइज की थी, हमने तमाम हॉस्पिटल्स, CM हाउस, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी पानी चेक किया था, वहाँ पर भी हमें क्लोरीन नहीं मिली थी, जिस पर हमने लोगों से भी यही कहा था, मुतालिका हकाम से भी यही कहा था कि जो जिस इलाके का सरबराह है वो अपने तौर पर क्लोरीनेशन करे। इसके अलावा हमने घरों के लिए ये बताया था, स्पेशली छोटे जो घर हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर औरंगी टाउन के इलाके में, नॉर्थ कराची के इलाके में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ पर हमें बिल्कुल क्लोरीन नहीं मिली थी, जबकि वाटर पम्प्स पर हमें क्लोरीन मिल रही थी, ट्रेसेस भी मिल रहे थे, लेकिन घरों में हमें ट्रेसेस नहीं मिले। तो उस पर हमने लोगों से यही कहा था कि आप अपने घर में जो इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने वाला जो ब्लीच होता है, उसका जो फार्मूला है वो भी वही फार्मूला है जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है हमारा, जो हम बूस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमने ये कहा था कि जो 120 गज के घर में रहने वाले लोग हैं वो अपने टैंक के अंदर 2 चम्मच सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये जो कपड़े धोने वाला ब्लीच है, ये डालें तकरीबन 2-2 दिन के बाद। उससे ये है कि वो क्लोरीन की कमी पूरी हो जाती है और नेगलेरिया उससे ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मेहदी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर पे एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन है। अब किसी इंसान की बात नहीं है, ये रूह की बात है। भारतीय रियासत और उसकी फ़ौज लरज़ रही है कि बुरहानुद्दीन वानी की कल बरसी है। इस मौके पे क़यामत बपा हो सकती है पूरी वादी में, क्योंकि वहाँ शदीद एहतजाज है, लोग शदीद गुस्से में हैं। इसलिए तमाम अमल को, तमाम निज़ाम को
लॉकडाउन कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है भारतीय रियासत की जानिब से, उसकी फ़ौज की जानिब से। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ मज़ाहमत और हुर्रियत पसंदी की सबसे बड़ी अलामत जो अब नहीं है दुनिया में, कश्मीरी हुर्रियत पसंद और हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहानुद्दीन वानी की कल पहली बरसी है। और ये इस बरसी ने, जो पहली बरसी है वानी की, भारतीय फ़ौज में और बल्कि पूरी रियासत में एक बौखलाहट का आलम सवार कर दिया है, क्योंकि एक बड़ा एहतजाज होना है इस मौके पर। पूरी वादी में इस वक्त इसके लिए तैयारी है। मगर दूसरी जानिब भारतीय फ़ौज ने श्रीनगर, पुलवामा और कालगाम समेत मकबूजा वादी के तमाम बड़े शहरों में मीडिया और इंटरनेट को बंद कर दिया है, टेलीफोन लाइनें बंद कर दी हैं, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बिल्कुल बंद कर दी हैं। एक हू का आलम है इस वक्त पूरी वादी में, और इस हवाले से भारतीय फ़ौज हर तरफ कार्रवाइयाँ कर रही है। पिछले साल 8 जुलाई को भारतीय फ़ौज के हाथों बुरहान वानी की शहादत हुई थी, और जिसके बाद से पूरी वादी में भारत के खिलाफ एक तहरीक का भरपूर आगाज़ हुआ था। एक नए जज्बे से, जोश से अवामी तहरीक शुरू हुई थी। इस दौरान भारतीय फ़ौज और पुलिस के हाथों फायरिंग और तशद्दुद से 150 कश्मीरी शहीद हो गए थे, 16,000 से ज़ायद जख्मी हुए थे, 15,000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार हुए थे। इस किस्म का जुल्म और बर्बरियत हालिया सालों में देखने में नहीं आया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने बुरहान वानी की पहली बरसी पर कल से पूरे हफ्ते के लिए एहतजाजी प्रोग्राम और हड़ताल का ऐलान कर रखा है वादी में, जिसके बाद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक, शब्बीर शाह, कई रहनुमा इस वक्त गिरफ्तार है। और वानी के वालिदैन को भी नज़रबंद कर दिया गया है, उनके घर में बंद कर दिया गया है। खुद भारत के अंदर भी जहाँ जहाँ कुछ कोई कह सकता है, वो इस हवाले से भारतीय हुकूमत से, रियासत से कह रहे हैं कि कश्मीर के हालात को समझे, वक्त बाद में इसका मौका नहीं देगा। कुछ इसी किस्म की बात की कांग्रेस के रहनुमा सैफुद्दीन ने जब भारतीय मीडिया से वो बात कर रहे थे। मेरे बस में होता, मैं कहता कि बुरहान वानी को जिंदा रहना चाहिए, ताकि मैं डायलॉग करता उनके साथ और मैं समझाता उनको कि कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती का एक बड़ा अच्छा मजबूत पुल बन सकता है, और वो भी उसमें काम आते। लेकिन वो अब वो मर गए हैं। मगर मैं आपको कहता हूं, हमको पलट के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान दोस्ती बढ़ाने के रास्ते में आना चाहिए और कश्मीरियों का दर्द समझना चाहिए। चाहे बुरहान वानी को लोग क्या क्या पुकारते रहेंगे, हड़तालें कितनी होंगी, उसमें मुझे दिलचस्पी नहीं है। मुझे इसमें दिलचस्पी है कि कश्मीर के लिए लोग महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक दर्दमंदी का दिल खोल दें। इस वक्त जबकि पूरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन है, ये तशवीशनाक इत्तलात सामने आ रही हैं, बल्कि कन्फर्म्ड इत्तलात हैं कि भारत ने हुर्रियत पसंदों के खिलाफ रवायती हथकंडों की नाकामी पर वहाँ अब कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया है। और इस सिलसिले में शवाहिद सामने आ रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा ने कल अपनी ब्रीफिंग में कहा था कि मकबूजा कश्मीर में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की इत्तलात हैं और पाकिस्तान को इस पर शदीद तशवीश है। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन नफीस जकरिया का कहना था कि आलमी बिरादरी को भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की ज़रूर तहकीकात करनी चाहिए। खबर से ब्रेक। इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बकिया हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पनामा केस में बनने वाली JIT में अब सिर्फ 2 रोज़ हैं उनके पास, 48 घंटे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डेडलाइन ख़त्म होने वाली है। हमारी इत्तलात के मुताबिक JIT के ये 6 अराकीन इस वक्त मसरूफ़ है अपनी रिपोर्ट को मुरतब करने के लिए, और वो फाइनल रिपोर्ट जो पीर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश की जाएगी, उसको आइंदा 48 घंटे में आखिरी शक्ल दी जा रही है। JIT इस लिहाज से पाकिस्तान की तारीख की एक मुनफरिद इन्वेस्टिगेशन इस JIT ने की है, जो कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में सबसे मुश्किल, सबसे कठिन, सबसे पेचीदा और सबसे अहम इन्वेस्टिगेशन कही जा सकती है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए महज 60 रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए और बारहा इस बात को यकीनी बनाया कि इसमें मजीद कोई एक्सटेंशन नहीं की जाएगी। इस JIT के जिम्मेदारी जो है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कठिन काम यह है। एक जानिब इसको तहकीकात करनी है मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, मुल्क के वज़ीर ख़जाना के ख़िलाफ़, और फिर वज़ीर आज़म के पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़। और इस हवाले से ये इतनी अहम इन्वेस्टिगेशन है कि जिससे पूरी हुकूमत का फ्यूचर
उस पर हैंग कर रहा है। वज़ीर आज़म की सियासी बका का ताल्लुक इस इन्वेस्टिगेशन से है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी कठिन इन्वेस्टिगेशन थी। दूसरी जानिब क्योंकि इसके जो कंप्लेनेंट्स हैं उसमें पिटिशनर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात, हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे मौसर जमात है, उसके पीछे हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी जमातें हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ की पूरी कैंपेन है, और वो तमाम क़ुव्वतें जो कि वज़ीर आज़म से नाराज़ हैं वो एक जानिब इस एक तरफ है, दूसरी जानिब है हुकूमत और हुकूमत का मुस्तकबिल, और बीच में है ये JIT। उसके पास है 60 रोज, उसको दिए गए हैं 13 सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि जिनका स्कोप फैला हुआ है पूरी दुनिया में, और इस JIT को अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताना है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म और उनके खानदान ने इस पूरे मामले में क्या सही काम किया है, क्या उनसे झूठ बोला गया है, या उन्होंने इस मामले में दरोगोई से काम लिया है। दूसरी जानिब अगर वो इनको कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, हिज़्ब इख्तिलाफ इससे नाराज़ हो जाएगी, वज़ीर आज़म से कि जो मुखालिफ जितनी क़ुव्वतें हैं वो JIT से नाराज़ हो जाएंगी। इस तरह से JIT का काम पाकिस्तान की तारीख का कठिन तरीन काम था। ये पाकिस्तानियों को रियलाइज़ करना चाहिए कि इन 6 पाकिस्तानियों को जो काम दिया गया वो बहुत ही मुश्किल काम था। ये काम इतना मुश्किल था जिसमें कि हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत, वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ और उनके तमाम साथी, इमरान खान, हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम लोग, चाहे जरदारी साहब हों, चाहे इमरान खान हो, चाहे शेख रशीद हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, वो इकट्ठे हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत के वाले जो है वज़ीर आज़म और उनके साथी वो इकट्ठे हैं। ये हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत इकट्ठी है इस JIT को तनकीद का निशाना बनाने के लिए। JIT की तारीख जो है वो सबके सामने है, आप सब लोगों के सामने है। ये व्हाट्सएप से शुरू होती है या उससे पहले से शुरू होती है, अभी तक चल रही है। वो कैसे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे नवाज शरीफ के होते हुए? अगर ये JIT नवाज शरीफ के नीचे बननी है इसकी कोई फायदा नहीं। मजाक ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो ना कर सकी, वो क्या ये PM के मुतहद उनके नीचे पुलिस ग्रेड के अफसर लगे हुए हैं, वो क्या वो फैसला करेंगे? क्या वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे? JIT को रिव्यू करना चाहिए अपना मामला कि जज के बेटे के लिए तो कोई और कानून और प्रोसीजर, और वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ के लिए कोई और प्रोसीजर। ISI के साथ ताल्लुक इनका खानदानी है, अब उसमें JIT का लगाना इसको हम मुस्तरद करते हैं। JIT से क्या बनता है? जाती उम्रा इन्वेस्टिगेशन टीम। ये कोई JIT है या कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनीखेज मूवी है कि सनसनी फैलाई जा रही है? बड़ी हैरत होगी उस शख्स से जो इस JIT से किसी खैर की तवक्को रख के बैठा हो। ये JIT पनामा JIT नून लीग का इलेक्शन सेल है। इस बैकग्राउंड में अब आपको देखना होगा, किसी को तो जानना होगा कि JIT के जो ये अरकान थे, पहली बात यह है कि ज़रूर इसकी तश्कील जो है उसके हवाले से सवालात उठाए गए हैं, मगर बहरहाल JIT के किसी रुकन को हम नहीं कह सकते कि उसकी अपनी काविश से वो इस JIT में शामिल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो भी प्रोसीजर अपनाया उसके तहत इन 6 अफराद का इंतखाब किया गया। अहम बात यह है, हम पाकिस्तानियों को समझना चाहिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि इन 6 पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान की सबसे मुश्किल इन्वेस्टिगेशन मुख्तसर तरीन टाइम में और इंतहाई वसी मैंडेट के सवालात के साथ उनके जिम्मे सौंपी गई। तो हम पाकिस्तानियों की, इंडिपेंडेंट पाकिस्तानियों की हमदर्दी इन 6 पाकिस्तानियों के साथ होनी चाहिए जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से, किसी सियासी सोच से बाकायदा नहीं है। ये 6 के 6 अफराद ऐसे हैं जिनके बारे में हम सब ने चेक किया है कि इन्होंने सरकारी मुलाजमत जितने भी अरसे की है, इनकी इंटेग्रिटी के हवाले से इनमें से किसी पर सवाल नहीं उठाया गया है। ये सब मुस्तैद और बहुत एक्टिव और अच्छे प्रोफेशनल काम करने वाले ईमानदार पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ इदारों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कई दहाइयाँ गुजारी हैं। ये हमारे पाकिस्तानी ऑफिशियल, चाहे एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA जनाब वाजिद ज़िया हों जो कि इस JIT को हेड कर रहे हैं, बेहतरीन इंटेग्रिटी, बेहतरीन प्रोफेशनल कैरियर उनका रहा है। स्टेट बैंक के आमिर अजीज़ हो, बेहतरीन इंटेग्रिटी, बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर, कोई इंटेग्रिटी पे कभी कोई इशू नहीं आया। SCCP के जनाब बिलाल रसूल हो,
माने हुए प्रोफेशनल हैं, इंटेग्रिटी पे आज तक कोई इशू नहीं आया, बेमानी की आज तक किसी ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। नायब के इरफान नहीं मंगी हो, वो भी एक प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, इंटेग्रिटी पे उनके भी कभी कोई मामला नहीं आया। मिलिट्री इंटेलिजेंस के ब्रिगेडियर मोहम्मद कामरान खुर्शीद, आर्मी के ऑफिसर्स कहते हैं कि वो बहुत ही एक डिस्टिंग्विश्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं और उन्होंने अपनी पूरे करियर में कभी भी उनके हवाले से कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। ISI को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड नोमान सईद, 2016 में ISI से रिटायर्ड हुए थे। उनका नाम भी कहा यह जाता है कि वो इस किस्म की पेचीदा इन्वेस्टिगेशंस में काम करते रहे हैं। गोया कि ये 6 के 6 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने अपना करियर ईमानदारी से गुजारा है। उनके जिम्मे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की मुश्किल तरीन इन्वेस्टिगेशन डाल दी है। उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन इन तमाम कड़े हालात में, जहां एक तरफ वजीर आजम और पूरी हुकूमत है, जहां दूसरी जानिब इमरान खान और वजीर आजम की हुकूमत की मुखालिफ तमाम जितनी पाकिस्तान की कुव्वतें हैं वो उस वक्त जो वजीर आजम के खिलाफ हैं वो इस वक्त इकट्ठी हैं, बीच में ये JIT है। तो हमें एज ए पाकिस्तानी हमें रियलाइज करना चाहिए कि इन पाकिस्तानियों ने मुश्किल तरीन कठिन तरीन काम अब तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। अब ये लोग अपनी रिपोर्ट मुरतब कर रहे हैं। एज ए पाकिस्तानी मुझे ये इत्मीनान है और मेरी ख्वाहिश है कि आप भी इस इत्मीनान में शरीक हो कि अब ये जो रिपोर्ट मुरतब करेंगे ये ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट लिखेंगे और ये रिपोर्ट जब जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने और पूरा एक मरहला जाने। लेकिन हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस नौइयत की इन्वेस्टिगेशन हुई है। सियासतदानों ने अरबों खरबों रुपए की करप्शन की है और उनके खिलाफ सैकड़ों केसेस हुए हैं। आपको पता है ये केस 10-10 साल नहीं चल पाए हैं। कहाँ ये कि 2 महीनों में इन 6 पाकिस्तानियों ने ये तहकीकात मुकम्मल कर ली है। अगले 48 घंटे नाजुक तरीन हैं। हमें यकीन होना चाहिए कि ये ईमानदारी से जो इनके सामने तफसीलात आई हैं ये मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस कठिन तरीन मौके पर इन 6 पाकिस्तानियों को रिकगनाइज करें। मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगा, जनाब वाजिद ज़िया का जिनका ताल्लुक FIA से है, जनाब बिलाल रसूल का जो कि SCCP से गए थे, जनाब आमिर ज़िया जो कि स्टेट बैंक के ज़ेली इदारे में काम करते रहे, जनाब इरफान नईम मंगी जो कि NAB में काम करते हैं, ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद जो MI से आए थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नोमान सईद जो ISI से आए थे। ये 6 पाकिस्तानी, इनके फैमिली मेंबर्स, ट्रिमेंडस प्रेशर में इन लोगों ने काम किया है। अगले 48 घंटों में ये काम मुकम्मल कर लेंगे। एज ए कौम हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ट्रेंड को और इस चीज़ को जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुई है और इन 6 अफराद ने की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर, इसको वैल्यू करें, इनकी खिदमात को वैल्यू करें और इस बात की उम्मीद रखें और 100% यकीन रखें कि इनकी रिपोर्ट जो मुरतब हो रही है अब अगले 48 घंटे नाजुक तरीन है, उस पर हमें एतमाद होना चाहिए और फिर इस बात की भी हमें यकीन होना चाहिए और हमें अपनी तमाम सियासी कुव्वतों को, तमाम कुव्वतों को कहना चाहिए कि इसकी जो भी रिपोर्ट आए इसको माने और उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट पे दलील आएगी, जवाब आएगा, सबूत रद्द सबूत आएगा और फिर ये पूरा मामला आएगा। लेकिन फिलहाल इस अहम प्रोसेस को हम एक्सेप्ट कर लें और इन 6 पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा कर ले। उसके बाद से हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस सिलसिले में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन पे बात करते हैं। आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स में ये बात सामने आई है कि एक जानिब बहुत अहम मामला हो गया है उस कतरी शहजादे के ख़त का और जो उसने बयान दिया, अपना बयान भेजा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं। लग ये रहा है कि हुसैन नवाज शरीफ और हसन नवाज शरीफ की जानिब से कुछ दस्तावेज़ात दी गई हैं इस JIT को, जिसमें कि मनी ट्रेल बनाने की कोशिश की गई है। ये पैसे कैसे आए थे, कहाँ पे आए थे और फिर किस तरीके से ये कतरी शहजादे के पास दोहा पहुँचे और कुछ इस सिलसिले में दस्तावेज सामने आई हैं। मामलात आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब ये लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी कि आगे की सियासत का, मुस्तकबिल की सियासत का, जिसके कायद के सियासी बका का ताल्लुक है इस इन्वेस्टिगेशन से, वो अब भरपूर तरीके से मुकाबले के लिए मुस्तैद हो रही है, तैयारियां कर रही है कि वो अब इस बात को यकीनी बनाए कि जिस अंदाज की बकौल इमरान खान तलाशी हुई है जनाब नवाज शरीफ और उनके अहले खाना की, इसी किस्म की तलाशी वो यकीनी बनाए इमरान खान के लिए भी। और इस सिलसिले में मुताद्दिद चीज़ें सामने आ रही हैं। हमें यकीन है कि इस सिलसिले में तैयारियां भी हो रही हैं। हमें नहीं पता कि इसमें से कौन सी चीज़ों को लागे सामने लाया जाएगा, मगर एक बात जो सामने आ रही है उसका ताल्लुक इमरान खान के अपने टैक्स रिटर्न्स के हवाले से, अपने असासों के हवाले से और ख़ास तौर पर 1997 की कैलिफोर्निया की अदालत के उस फैसले के हवाले से है
जिसमें उनकी बेटी के हवाले से कैलिफोर्निया की अदालत ने एक फैसला दिया था। नाजुक और हसास मामला है इमरान खान के लिए, लेकिन लग ये रहा है कि तैयारी हो रही है कि इमरान खान को इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाए। गोया के JIT का मरहला एक मरहला है, लेकिन उसके बाद तवील मरहले बाकी है और जिसके बहुत सारे मंदरजात हैं जिस पर हम बात करते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जनाब उमर चीमा ने। बहुत बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। पहले तो JIT के बारे में जो मैंने गुजारिशात दी, आपकी राय क्या है इस हवाले से? देखिए, हमारे लोग जो जब सुन रहे होते हैं उनका ख्याल होता है कि या कोई बिल्कुल कोई हम हक में बात करें या ख़िलाफ़ करें। इनफैक्ट होता यह है कि ये दोनों चीज़ों का एक मजमुआ होता है। ओवरऑल जिस तरह आपने JIT के मेंबरान की बात की, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि अच्छी इंटेग्रिटी के, अच्छी शोहरत के लोग हैं। ख़ास तौर पे जिस तरह आपने जो सिविलियन हजरात की बात की, हमें ज़्यादा उनका आइडिया है। कभी इस तरह से जब उनकी नॉमिनेशन हुई SCCP के लोगों से पूछा, उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की। वाजिद ज़ियाद साहब जो हैं वो उनकी तो तारीफ़ के में ये कहा जा सकता है कि उन्हें कभी फील्ड में पोस्टिंग ही कम मिलती है को ज़्यादातर कभी उनकी सर्विस जो है ज़्यादा इंटेलिजेंस ब्यूरो में रही है या FIA में रही है। पुलिस वाले उनको इतनी पोस्टिंग ही नहीं देते कि वो इतने कोई ईमानदार आदमी हैं। और इससे पहले वो जनरल मुशर्रफ की केस में जब JIT बनी थी, जब 3 नवंबर की एमरजेंसी लगी थी और उसके बाद जो स्पेशल कोर्ट बनी तो उन्होंने एक JIT को तश्कील दिया था, तो उसमें भी उसको हेड ये वाजिद ज़ियाद साहब भी कर रहे थे। तो अभी ये दोबारा कर रहे हैं। इनके पार्ट पे क्रेडिट पे जो चीज़ें आती हैं गो कि उसका हुकूमत को सियासी फ़ायदा भी उठा रही है, जिस तरह मरीम नवाज़ का उधर पेश होना या वज़ीर-ए-आज़म का ख़ुद पेश होना। लेकिन इसको अगर हम दूसरे नज़र से देखें तो हम इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं कि ये उन हजरात का, उन मेंबरान के पार्ट पे ये एक बड़ा जुर्तमंदाना स्टेप है। उनको वो ये भी फैसला कर सकते थे कि ख़ुद जाकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उनका इंटरव्यू कर लें, लेकिन जो एक कानून का तकाज़ा है या जिस तरह के कल्चर की पाकिस्तान में प्रमोट करने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो उसमें बेशक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हो वो भी पेश हो। मैं आपको बल्कि रीसेंट पास्ट की 2 एग्जाम्पल दूंगा कि जब ये एबटाबाद कमीशन बना तो उसमें आर्मी चीफ तो जब उस टाइम के जनरल इशफाक परवेज़ कियानी या वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब थे या जरदारी साहब सदर थे, इन तीनों को भी नोटिस भेजे गए थे कि आप पेश हों, लेकिन तीनों पेश नहीं हुए। हालांकि वो बड़ा पावरफुल कमीशन था। साहब, जब हम इस इन्वेस्टिगेशन की इम्पोर्टेंस की और इसकी नेशनल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम बात है, इसमें हमें बहरहाल क्रेडिट देना होगा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, उनके ख़ानदान को, शहबाज शरीफ को, इसहाक डार को, कि वो इस JIT की के सबन पे वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके इन्होंने JIT के सामने रिकॉर्ड अपने स्टेटमेंट कराए और कानून के सामने अपने आप को पेश किया। इसका भी, इस एंगल का भी क्रेडिट देना चाहिए ना? नहीं, मेरे ख्याल है कि वो आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें इसका एक पहलू तो ये है कि ये उनके लिए नागुज़ीर भी था। लेकिन वो अगर उधर जाकर पेश हुए हैं तो इससे अवाम की नज़र में उनकी इज़्ज़त में इजाफा हुआ है कि उन्होंने कानून के सामने अपने आप को सरनगू किया है। गो कि ये एक चीज़ उनके लिए नागुज़ीर भी थी, जिधर से चली अदालत से चली, अदालत की बनाई हुई आगे JIT थी। वो बेशक वज़ीर-ए-आज़म को बुलाएं या उनकी बेटी को बुलाएं। मुझे याद है कि जब ये JIT बनी थी तो हम आपस में कोलीग्स डिस्कशन कर रहे थे कि ये देखने वाली बात है, ये JIT के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या वो वज़ीर-ए-आज़म को समन करती है या कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खुद जाती है। तो लिहाजा एक उनके पार्ट पे एक जुर्तमंदाना स्टेप है JIT के पार्ट पे, और वज़ीर-ए-आज़म के पार्ट पे उन्होंने एक उनकी मेरे ख्याल है कि इससे कोई सुबकी नहीं हुई, कोई उनकी इज़्ज़त में कमी नहीं हुई, बल्कि इज़्ज़त में इजाफा हुआ होगा कि वो जो एक केस में उनकी इन्वेस्टिगेशन में उनकी रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी, तो वो उधर जाकर पेश हुए या उनकी फैमिली के दूसरे लोग भी उधर पेश हुए। अच्छा, और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कि पिछली JIT जिसमें वाजिद ज़ियाद साहब थे उसमें ये मुशर्रफ के पास खुद पेश हुए थे, यानी कि मुशर्रफ साहब उस टाइम पेश नहीं हुए थे। लिहाजा ये एक डिफरेंस ज़रूर है, यानी कि जो आप बात कर रहे थे या क्रेडिट की बात कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ या वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ में इतना डिफरेंस ज़रूर है। अच्छा, इस JIT के हेड साहब, इसकी एक हिस्टोरिक वैल्यू ये भी है ना कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस की और गवर्नमेंट के हुक्मरानों में जो सियासतदान हैं उनकी ये पहली
करप्शन के मामले की तहकीकात नहीं हो रही है, मगर इससे पहले हमने देखा है कि 10-10 साल केस भी ख़त्म नहीं हुए। ये 60 दिन में पूरा मामला एक जगह इन्होंने इन्वेस्टिगेट करके पैक कर रहे हैं, अगले 48 घंटे में पैक कर देंगे। उस लिहाज से भी ये एक मैसिव लीप फॉरवर्ड है ना पाकिस्तान के लिए। नहीं कामरान साहब, ये दुरुस्त है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बकौल शरीफ ख़ानदान के वो कहते हैं कि हमने 3 नस्लों को एहतसाब के लिए पेश किया है, ये जो 3 नस्लों का एहतसाब है इसको 60 दिन में मुकम्मल करना ये कैपेसिटी का भी इशू है, ये एक ह्यूमनली इतना मुझे पॉसिबल नहीं लगता। इवन कि अदालत ने जब फैसला महफूज किया तो उन्हें फैसला लिखते हुए भी कोई 2 माह से ज़्यादा टाइम लग गया था। तो अब ऐन मुमकिन है, और ये पहले होता भी आया है कि जब कोई कमीशन बनता है तो उनको इनिशियल जो इब्तदाई तौर पे जो वक्त दिया जाता है उसमें बाद में वो तोसी के लिए दरख्वास्त भी देते हैं, लेकिन उस चीज़ का इन्हिसार इस चीज़ पर होता है कि आपने अभी तक क्या, आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं, क्या वो कोई इतनी प्रॉमिसिंग हैं कि यानी दैट इज़ वर्थ ट्राइंग कि आपको मज़ीद वक्त दिया जाए और आप उसमें कुछ कर सकें। तो मेरा ख्याल है ये भी हो सकता है कि वो उनको JIT को मज़ीद वक्त दिया जाए। दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि जिन जिन इदारों के बारे में ये चीज़ें हैं, मसलन अगर FBR के बारे में है या कोई चीज़ FIA के बारे में है या NAB के बारे में है, तो इन JIT की फाइंडिंग्स की रोशनी में जो उन्होंने अभी तक मालूमात इकट्ठी की हैं उनकी रोशनी में अदालत उज़्मा इन महकमों को भी हुक्म जारी कर सकती है कि आप इन पे मज़ीद, यानी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन को इन्होंने नैरो डाउन किया है, आप इस पे मज़ीद काम करके अदालत में रिपोर्ट पेश करें। अच्छा चीफ साहब, अब मामला है सियासत का और ये फिर हुकूमत की मुस्तकबिल की बात है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के मुस्तकबिल की बात है, इलेक्शन का साल है। अब ये तो नहीं होगा कि मुस्लिम लीग वालों ने अपने आप को JIT के सामने पेश करा दिया, जो कुछ होना था वो हो गया। अब ये बढ़ रहे हैं ना, ये हमें सारे आसार ऐसे लग रहे हैं कि इसी अंदाज की कोई तलाशी वो इमरान खान की कराएं, उनके टैक्स रिटर्न्स के बारे में, उनके सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में और ख़ास तौर पे उनके निजी मामलात के बारे में, जो कि जाहिर है कि उसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, कैलिफोर्निया का केस है और ये तमाम मामलात है। अब ये बिल्कुल क्लियर आसार नज़र आ रहे हैं, तैयारियां हैं कि अब इमरान खान की भी कुछ इसी किस्म की तलाशी कराएंगे। नहीं, वो तो खैर इसको कोई PTI वाले कह सकते हैं कि विंडिक्टिव हैं, लेकिन ये है कि PMLN वाले उनके पास अपनी जस्टिफिकेशन होगी। और मेरा वैसे ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ, आम तौर पे कहते हैं जी कि उनके निजी मामलात हैं, मेरे ख्याल है कि जो एक अवामी शख्सियत है उसको इन चीज़ों से अबव बोर्ड होना चाहिए। ये नहीं होता कि आप कोई चीज़ों को छुपाएं जी कि नहीं ये मेरा पर्सनल मामला है। वो पर्सनल मामले की भी रिफ्लेक्शन आम तौर पे आपकी ज़िंदगी में होती है, जो जिनको निजी तौर पे आप लोग जिनसे फ़ायदा उठाते हैं या वो आपसे उठाते हैं, वो आपकी पर्सनल पब्लिक लाइफ में वो भी आपसे बेनिफिट ले रहे होते हैं किसी वाले से। लिहाजा एक तो ये चीज़ें उनको इस मामले में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वो रोल मॉडल होते हैं। रोल मॉडल वो नहीं होता कि जो बाहर जाके खड़ा होता है, वो हर लिहाज से रोल मॉडल होता है कि वो एज अ हस्बैंड कैसा है या वो एज अ फादर कैसा है। ये सारी चीज़ों में आती है और आनी चाहिए। इसमें बेशक इमरान खान हो, बेशक मियां नवाज शरीफ हो या असद जरदारी साहब या कोई और आदमी, अच्छा, इस तरह की एक्सक्यूजेज नहीं लेनी चाहिए। बाकी जो ये जो इमरान खान साहब के बाकी जो मामला हैं उसमें वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, इलेक्शन कमीशन में भी हैं, काफ़ी हद तक मामला तो इस वक्त उनकी स्क्रूटनी हो रही है ना। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बड़े क्रिटिकल केसेस हैं उनके, इलेक्शन कमीशन में बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। देखिए हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह उनकी एक ऑफशोर कंपनी का जिक्र आया, गो कि वो कहते हैं कि मेरा इसमें सिर्फ मैंने अपार्टमेंट लिया, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो फिर शक की निगाह से देखा जाता है कि इस चीज़ का क्या सबूत है कि आपने सिर्फ अपार्टमेंट लिया, उसके ज़रिए कोई और बिजनेस नहीं किया गया या कि उसके ज़रिए कोई बैंक अकाउंट नहीं खोला गया। और जब उनकी ये कंपनी का जिक्र आया तो मैंने चूंकि इनके टैक्स पे भी काम किया हुआ था कोई 4-5 साल का, 2010 से लेके 2015 तक, तो उसमें जो मैंने इसका एनालिसिस किया था, अमाउंट जो इनकी सालाना इनकम होती है, आमदन होती है, वो तकरीबन एक जैसी रही या कोई 10 लाख 20 लाख का फ़र्क आया। लेकिन जो टैक्स है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया कि 2010 में उनका टैक्स जो है वो कोई 18 लाख के करीब था, जबकि 2015 में वो मेरे ख्याल 1,74,000 पे चला गया। तो उसमें उनका जो एक मेजर चंक है इनकम का, कोई 80-90 लाख रुपया, वो हर साल उनका बाहर से आता है। तो जब से ये ऑफशोर कंपनी आई है तो मुझे लगता है कि ऐन मुमकिन है कि ये को पैसा उधर इन्होंने को बैंक में रखा हुआ है जिसकी एक
स्पेसिफिक महसूस मिकदार ये हर साल मंगवाते हैं, अदरवाइज कमेंट्री वगैरह तो इनकी 2011 से बंद हुई है। अब ये नहीं है कि कुछ लोगों ने इस तरीके से अपना एक कोई सिस्टम कायम किया होता है जी कि आप उन पे चैलेंज करते हैं। हर एक को चैलेंज किया जा सकता है। ये नहीं है कि कोई आदमी जो है कोई ईमानदारी की एक के पास सनद है, वो किसी के पास भी हो सकती है, वो किसी के पास नहीं भी हो सकती। सवाल हर एक पर होना चाहिए ताकि उनको भी पता हो कि वो जवाब दें, इवन के वो क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो उनके ज़हन में होना चाहिए कि हम अवाम के सामने जवाब दें, वो हमको पूछ सकते हैं। अच्छा चीमा साहब, ये जो अभी मुस्लिम लीग नून और दूसरे लोग जो हैं हमें जो ये भेज रहे हैं, ख़ासतौर पे ये कैलिफोर्निया की कोर्ट का फैसला जो इमरान खान की बेटी के हवाले से था और फिर वो कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि वो उनकी बेटी है, आपके ख्याल में ये मामला ऐसा है जो इंटेंसिटी गेन कर सकता है और ये डिज़र्व स्क्रूटनी और इस मामले पे सवाल जवाब होने चाहिए क्या? मेरे ख्याल एक तो मैंने खान साहब को जितनी दफ़ा सुने हैं या उनको कभी किसी ने इस इशू पर कन्फ्रंट किया है तो उन्होंने आम तौर पे इस मौजू पर बात करने से गुरेज किया है, तो जिससे इस शुबे को भी तक़वियत मिलती है कि ये जो उनके बारे में इल्ज़ामात हैं वो मुस्तनद होंगे और दूसरा फिर अदालत की तरफ से इस पर फैसला भी मौजूद है। तो अब ये है कि एवरी चॉइस हैज़ इट्स प्राइस, तो उसमें जो कुछ आप करते हैं या मेरे ख्याल के उसमें इतना, और वो तो खैर बड़े एक अखलाक के मालिक हैं या एक वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो उसमें ज़िंदगी में कुर्बानियाँ भी आती हैं। तो जो आपका जो चीज़ को आपकी है या जो आपने किया है उसको ओन करना चाहिए। वो ये नहीं है कि माजी है या यानी कि मुस्तकबिल है। बहुत सारे लोग जो हैं वो माजी की वजह से काबू आ जाते हैं। कोई एक आदमी है जिसने को 2002 में कोई डिग्री के बारे में कोई गलत मालूमात दी थी, वो 2015 में भी उनकी छुट्टी हो गई है। वो ये तो नहीं कह सकते जी मैं अब ठीक हो गया हूँ। तो या ये है कि रिट्रोस्पेक्टिव एक्शन नहीं हो सकता। तो अब ये है कि ये इसके बारे में चूँकि ये फैसला भी उनके बारे में है और उसके नताइज भी अगर कोई इसके सिलसिले में कोर्ट में जाता है तो ऑब्वियसली उसका इमरान खान साहब को उसकी एक भारी कीमत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। उमर चीमा हमारे साथ है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं कि मौजूदा हालात में क़ियास आराइयों का ज़माना होता है। पाकिस्तान के बाद सियासतदान ऐसे हैं जो कि माने जाते हैं पेशेंगोइयों के हवाले से। मोहतरम शेख रशीद अहमद उसमें से एक है। इससे पहले कई सालों से वो मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ पेशेंगोइयाँ डेडलाइंस देते रहे हैं। मौजूदा माहौल में एक बार फिर वो डेडलाइंस दे रहे हैं। पुरानी डेडलाइंस उनकी काम ना आई बल्कि काफ़ी गलत साबित हुई हैं। आगे की पेशेंगोई कैसी होती है इसका जिक्र करते हैं छोटे से वक्त के बाद। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद अपने बहुत ही अवामी अंदाज और खुसूसन अपनी सियासी पेशेंगोइयों के लिए इंतहाई शोहरत रखते हैं और वो मीडिया की बहुत ही पसंदीदा शख्सियत भी है क्योंकि वो बड़े दिलचस्प अंदाज में बताते हैं कि आइंदा होने वाला क्या है। पाकिस्तानी आमतौर पर याद भी नहीं रखते कि आपने पहले क्या कहा था, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जनाब शेख रशीद अहमद की अपनी एक पहचान है। आज जब वो कराची पहुँचे एक इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए तो अब वो कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए जाना बहुत करीब है। कभी 72 घंटे की बात करते हैं, कभी 4 या 6 हफ्ते की बात करते हैं। गोया कि अब चंद दिनों के अंदर ये फैसला होने वाला है। जनाब शेख रशीद को 100% यकीन है। JIT में मैं नहीं समझता कि कोई गुंजाइश रह गई है नवाज शरीफ के हुकूमत को कंटिन्यू करने की। आइंदा 6 से 8 हफ्तों में नवाज शरीफ ने फैसला करना है कि इस मुल्क का आइंदा वजीर आज़म कौन होगा। उन्होंने स्टेप डाउन करना है, अपनी पार्टी के अंदर से किसी को लाना है। मरियम साहबा बेनिफिशरी हैं मिनर्वा की और ये और 72 घंटे की खेल रह गए, 3 ओवर रह गए हैं, 3 दिन है। 72 से 80 घंटों का मसला है। 72 से 80 घंटों का मसला है। और इस हवाले से मगर जब से पैनामा केस शुरू है जनाब शेख रशीद अहमद इस किस्म की पेशेगोइयाँ मुसलसल कर रहे हैं पिछले 1 साल के दौरान। 8 हफ्तों में कट्टी कट्टा निकल आएगा। नए इलेक्शन इस अगले महीने में कॉल करने 8 हफ्तों के अंदर अंदर, इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। मैं बहुत पहले उनको कहता था कि वो स्टेप डाउन कर देते। काम तमाम है इनका। पहले 10 हफ्ते कहता, अब 8 कहता हूँ, 6 भी हो सकते हैं। 13-14 अगस्त से पहले इंशाल्लाह इनका फैसला आ जाएगा और 13 अगस्त को मैं खिताब करूँगा कौम से इंशाल्लाह। मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ की हुकूमत बच सकेगी। अब उसका फैसला स्टेप डाउन करता है या नहीं करता है। 8 हफ्तों के अंदर अंदर इस मुल्क में एक नई जमहूरी फिजा होगी, जमहूरी हालात होंगे।
नवाज शरीफ, मैं नौशेरा में ऐलान कर रहा हूं, तुम जा रहे हो, इमरान खान आ रहा है। सिर्फ ये पनामा केस की बात नहीं है, JIT के बाद की उनकी पेशेगोइयाँ नहीं है, बल्कि 2014 में जब धरना हो रहा था उस दौरान भी वो मुसलसल तारीखें देते थे कि हुकूमत अब गई तब गई। खुसूसन उनका एक जुमला उस ज़माने में सन 2014 में बड़ा मशहूर हुआ करता था कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, ये बहुत मशहूर हुआ था। अभी कल जनाब शेख रशीद साहब से पूछा कि वो क्या हुआ, वो कुर्बानी जो होनी थी वो क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने कहा उस वक्त का कसाई भाग गया था। कुर्बानी की ईद से पहले कुर्बानी होगी, कुर्बानी की ईद से पहले कुर्बानी होगी। तैयारी कर लो 10 जुलाई से 10 सितंबर तक इंशाअल्लाह ताला गो नवाज ईद के बाद ऐसी फिल्म चलाएंगे कि जाती उम्र की ईद से ईद बजा देंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर फौज ने सत्तू नहीं पिए हुए तो मुझे पूरा यकीन है कि सारे मसले का हल निकलेगा। ये 90 दिन बड़े अहम हैं, 100 नहीं कह रहा, 90 कह रहा हूँ, बल्कि अब 80-70 ही रह गए होंगे। इसमें फैसला होना है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। सारे लोग भी अगर नवाज शरीफ के साथ मिल जाएं, 2016 नवाज शरीफ इंशाअल्लाह आपकी सियासत का आखिरी साल है। कराची के सूबाई असम्बली के हल्के PS 114 में 2 रोज़ बाद ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज रात ये इंतखाबी मुहिम, भरपूर इंतखाबी मुहिम 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। इतवार को वोटिंग होगी, लेकिन लग ये रहा है कि मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने इस हल्के को अपना प्रैक्टिस मैच समझते हुए अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया है इलेक्शन से पहले। गो कि ये सूबाई असम्बली की ज़िमनी इलेक्शन है और चंद महीनों के अंदर जाहिर है कि असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने वाली है, लेकिन लग ये रहा है कि पूरी क़ुव्वत से पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इंतहाई अपने अहम सेनेटर सईद गनी के साथ मैदान में हैं जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के नजीब हारून हैं और MQM के कामरान टिसोरी इस मुकाबले में हैं। जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून वगैरह भी इस मुकाबले में हिस्सा ले रही है और एक छोटी सतह पर एक भरपूर कौमी इलेक्शन है जो कि कराची के इस हल्के 114 में हो रहा है। 2013 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर यह नशिस्त जीतने वाले इरफानुल्लाह मरवत थे जिन्होंने 37,000 वोट लिए थे। दूसरे नंबर पर MQM के रऊफ सिद्दीकी ने 30,000 वोट लिए थे, जबकि पीपल्स पार्टी के हिस्से में महज 3800 वोट आए थे। मगर PTI के एक गैर मारूफ उम्मीदवार थे इसरार अब्बासी, उनको 13,800 वोट मिले थे। 2014 में रऊफ सिद्दीकी की दरख्वास्त पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इरफानुल्लाह मरवत की जीत को कलअदम करार दिया था, लेकिन तवील मुकदमे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 माह कबल इरफान मरवत के खिलाफ फैसला दे दिया, जिसके बाद अब यहाँ ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त इरफानुल्लाह मरवत तहरीक इंसाफ की भरपूर हिमायत कर रहे हैं। देखना यह है कि इस हिमायत का क्या नतीजा निकलता है। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है, इस हल्के से मौजूद हैं हमारी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट किरण खान। बहुत बहुत शुक्रिया किरण। बताइएगा इस वक्त क्योंकि ये इलेक्शन की कैंपेन ख़त्म होने वाली है 2 घंटे में, पीपल्स पार्टी को तो यहाँ सिर्फ 3800 वोट मिले थे 2013 में, लेकिन पूरी जोश से जज्बे से पीपल्स पार्टी मैदान में उतरी हुई है और जो पिछला इलेक्शन जीतने वाले इरफानुल्लाह मरवत हैं वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। MQM जो दूसरे नंबर पर थी वो बहरहाल इस वक्त मौजूद है। आपको क्या पूरा माहौल लग रहा है इस वक्त, क्या जज्बात है यहाँ पे? बिल्कुल कामरान खान साहब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी में और अगर ओवरऑल आप यहाँ का PS 114 का हम 10 दिनों का माहौल देखें, जो सियासी माहौल यहाँ पर आए, जितनी भरपूर कैंपेन तमाम जमातों की जो बड़ी जमातें उनकी जानिब से चलाई गई हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाएँ, जिस तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 1988 से लेकर 2013 तक यहाँ पर 3 बार
बार जो है वो कामयाब हो चुकी है, जबकि इरफानुल्लाह मरवत भी हैं वो 2 बार जो है, एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून के टिकट से, एक दफ़ा पंजाब पख्तून इत्तेहाद के टिकट से वो यहाँ से कामयाब हुए हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुत्तहिदा के लिए एक टेस्ट ज़रूर है, क्योंकि जब से MKM लंदन से इनकी अलहदगी हुई है उसके बाद ये उनका दूसरा इलेक्शन है। पहला PS 127 का हुआ था जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो हार गई थी, लेकिन ये इलेक्शन ऐसा है जिस पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि MKM यहाँ से वोट हासिल करके अक्सरियत में जो है वो जीत जाएगी। लंदन की जानिब से ये भी कहा गया कि यहाँ पे बाइकआउट किया जाए वोट का, लेकिन ये टेस्ट है मुत्तहिदा का कि अगर वो यहाँ से जीतती है तो एक तौर पर एक सियासी जमात किरण कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि PTI के को सपोर्ट है, पहले 2013 के इलेक्शन में कोई इतनी उनकी प्रेजेंस नहीं थी, फिर भी 13-14 हज़ार वोट लिए थे, लेकिन इरफानुल्लाह मरवत कहा ही जा रहा है कि बड़ी कैंपेन कर रहे हैं PTI के हक में, कुछ उसका असर नजर आ रहा है? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अगर हम देखें तो ये चीज़ जैसे PTI है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, जमात इस्लामी है, ये जो इन लोग के जो वोट हैं, इन जमातों के जो वोट हैं, ये हमें तकसीम नज़र आ रहे हैं एक दूसरी पार्टी के अंदर। लेकिन अगर हम कहें वो वोट्स जो कि MKM को पढ़ते आए हैं और वो लंदन के बाइकआउट की वजह से मुतासर ना हो, तो फिर MKM एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर नज़र आती है। लेकिन इस वक्त क्योंकि इरफानुल्लाह मरवत को हम एज अ सेपरेट एंटिटी, इंडिविजुअल एंटिटी, यहाँ पर उनका काफ़ी ज़्यादा इस हल्के के अंदर जो है असर रसूख पाया जाता है और वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, तो PTI की पोजीशन भी इस वक्त स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। और पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी जो तकरीबन 3 माह से यहाँ पर इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, हमने देखा अच्छा किरण 3 महीने से सईद गनी वहाँ मौजूद हैं, और इसके साथ ही पीपल्स पार्टी ने, इस हुकूमत ने कम से कम इस इलाके में महमूदाबाद वगैरह में शायद सड़कें वड़के भी कुछ उसकी दस्तरकारी की है, कुछ लिफापोती हुई है, सफाई वफाई हुई है, नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी को कम से कम इस इलाके का ख्याल आ गया। जी बिल्कुल, नज़र बिल्कुल आ रहा है। और जो बेसिकली जो पीपल्स पार्टी का एरिया है, जैसे अगर मैं चनेसर गोट की बात करूं तो वहाँ पर बिल्कुल काम भी हुआ है, लोग खुश भी हैं कि एटलीस्ट काम कराया, तो चाहे इंतखाबात के लिए कराया, ज़िमनी इंतखाब के लिए कराया, लेकिन काम कराया तो। और यही चीज़ जो है वो पीपल्स पार्टी के जो थोड़े बहुत वोट है वो उनकी तरफ मुतासिर भी हो रहे हैं और लोग भी उनकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन कल जो मार्का देखने में आएगा वो पीपल्स पार्टी, MKM और PTI के दरमियान हमें मुकाबला नज़र आ रहा है। और लोग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ये जो ज़िमनी इंतखाब नहीं लग रहा, इस तरह लग रहा है कि जैसे आम इंतखाबात हो रहे हो। जो माहौल इस वक्त इस कॉन्स्टिट्यूंसी का है वो इंतहाई जो है यहाँ पर अच्छा माहौल बना हुआ है। सियासी लिहाज से अगर हम बात करें, सियासी बर्दाश्त की भी अगर हम बात करें, जिस तरह रैलीज निकाली गई, तमाम जमातों के कारकुन तकरीबन एक दूसरे से काफ़ी कम फासले पर हमने देखे थे, लेकिन कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हमें नज़र नहीं आया। एक बेहतरीन सियासी माहौल यहाँ पर है। और बहुत शुक्रिया किरण, बहुत शुक्रिया किरण खान हमारे साथ थी। देखते हैं क्या नतीजा आता है। दिलचस्प माहौल है, दिलचस्प नतीजा होगा, देखते हैं क्या होता है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं। तकरीबन 2 महीने के तातुल के बाद बिल आखिर हुकूमत को ख्याल आया कि गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती होना फौरी तौर पर ज़रूरी है, क्योंकि 2 दिन पहले वाक़यात में अचानक रुपए की कदर 3% से ज़ायद बढ़ गई थी, और जब ख्याल आता है तो फौरी फैसला हो जाता है। और इसी फैसले के नतीजे में जनाब तारिक बाजवा को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक। तकरीबन 2 माह तक तातुल रहा, इंतज़ार किया, लेकिन कल अचानक तेज़ी से गवर्नर स्टेट बैंक की खाली नशिस्त पूरी हो गई, क्योंकि एक क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो गई थी जब अब से 2 रोज़ कबल रुपए की कदर में ड्रामाई तब्दीली और तेज़ी से कमी देखने में आई थी, जिसके बाद हुकूमत को, वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसाक डार को इस बात का ख्याल हुआ कि ज़रूरत है इस बात की कि फ़ौरी तौर पर मुस्तक़िल गवर्नर स्टेट बैंक की नॉमिनेशन की जाए, अपॉइंट किया जाए, और फौरी तौर पर ये अमल हुआ। कल अगर हुकूमत चाहती थी चंद घंटों में ये अमल हो गया, और इसके लिए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसाक डार ने अपने एक इंतहाई ट्रस्टेड ब्यूरोक्रेट जनाब तारिक बाजवा का अपॉइंट किया, जो कि गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी शनाख्त नहीं है जनाब इसाक डार से क़ुर्बत, और इस हवाले से वो क़ुर्बत इसलिए भी आया हुई कि वो पहले पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ज़ाना रहे, एक ब्यूरोक्रेट की हैसियत से ये एक इंतहाई अहम पोजीशन थी। वो जनाब इसाक डार के नायब थे, और इससे कबल जनाब इसाक डार ने ही उन्हें FBR का चेयरमैन भी रखा था, और अब रिटायरमेंट के बाद गवर्नर स्टेट बैंक की हैसियत से उनकी तैनाती, ये एक टर्म पोजीशन है। वो अगले 3 साल तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर रहेंगे। स्टेट बैंक के गवर्नर का रोल इंतहाई कलीदी, मालियाती उमूर के हवाले से
इंतहाई अहम ये रोल होता है। लेकिन 2 मई को अशरफ वथरा के गवर्नर स्टेट बैंक की हैसियत से रिटायरमेंट के बाद हुकूमत और जनाब इसहाक डार इस सिलसिले में फौरी फैसला नहीं कर सके, जिसकी वजह से डिप्टी गवर्नर रियाजुद्दीन को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर का आर्जी चार्ज दिया गया था। लेकिन 2 रोज़ कबल एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई, रुपए की कदर में तकरीबन 3% कमी हो गई और पता ये चला कि ये दरअसल उन फैसलों का नतीजा था जिसकी सरबराही खुद रियाजुद्दीन ने की। और अहम बात यह है कि इस सिलसिले में जो वसी मुशावरत की ज़रूरत थी वो भी नहीं की गई, दूसरे पहलुओं को भी नहीं देखा गया। इसलिए जनाब इसहाक डार ने कहा कि वो जानना चाहते हैं, तहकीकात करना चाहते हैं कि इसके पस पर्दा कोई और मामला तो नहीं है। और फिर वो मजबूर हुए इस बात पे कि फौरी तौर पर वो फैसला जो उन्हें 2 महीने पहले कर लेना चाहिए था अब वो करें और गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती कर दें। आम तौर पर देखने में यह आया है कि गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान में ये पोजीशन जाती है इकोनॉमिस्ट को, माहिर माशियात को, और कई मौक़ों पे हमने देखा है कि साबिक बैंकर्स को भी ये पोजीशन दी गई है। मिस्टर वथरा जो पहले गवर्नर थे, इससे पहले वो बैंकर थे, जनाब यासीन अनवर जो उनसे पहले गवर्नर थे वो बैंकर थे, और उससे पहले जो गवर्नर्स रहे हैं वो मैशियत के माहिर थे जिसमें डॉक्टर इशरत हुसैन शामिल हैं और दूसरे जो माहिरीन हैं। और इसके अलावा जनाब शाहिद कारदार रहे हैं, जनाब सलीम रजा रहे हैं जो कि बैंकर थे। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती एक काफ़ी अरसे के बाद हो रही है। नए गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर माशियात, साबिक निगरां वज़ीर ख़जाना भी रहे जनाब शाहिद जावेद बरकी, हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बरकी साहब। ये कितना गैर मुनासिब अमल है कि गवर्नर की पोजीशन, सेंट्रल बैंक के गवर्नर की पोजीशन एक मुस्तकिल अपॉइंटमेंट उस पर ना हो, 2 महीने तक खाली रहे, ये एक काबिल कबूल अमल तो नहीं होता ना। जो ज्यादा सक्सेसफुल गवर्नर थे स्टेट बैंक के वो ब्यूरोक्रेट थे। आप जरा पीछे जाइए हिस्ट्री में, वसीम जाफरी, गुलाम इसहाक खान बहुत सक्सेसफुल गवर्नर्स थे और उनको बहुत एक्सपीरियंस था मैनेजिंग फाइनेंस बिजनेसेस इन द गवर्नमेंट। ये मैं तारिक बाजवा को ज्यादा नहीं जानता लेकिन जानता हूँ, कई दफा इनसे मुलाकात हुई है। इनफैक्ट ये जब इसहाक डार यहाँ आए थे वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग में तो ये भी उनके साथ थे, तो इनसे तब भी मुलाकात हुई। ही इज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू अ वेरी गुड चॉइस। बहुत समझते हैं फाइनेंशियल इश्यूज को, बहुत हाई लेवल इंटेग्रिटी है, बहुत मेहनती हैं, एंड आई थिंक ही विल डू वेरी वेल। बल्कि साहब जो इस वक्त हमारी मैशियत की हालत है, जो हमारी मॉनेटरी जो सिचुएशन है, चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक के पाकिस्तान के और ऑब्वियसली उसके बोर्ड के और उसके गवर्नर के? इनके 2 चैलेंजेस हैं। एक तो रुपये की जो वैल्यू है उसका आपने जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन में। मैं उन इकोनॉमिस्ट में शामिल हूँ जिनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान का जो पैसा है वो और गिरना चाहिए। हमने एक्सपोर्ट्स पे बड़ा सफ़र किया है क्योंकि अब हम कम्पीट नहीं कर सकते। जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, वियतनाम है, अब चाइना तो नहीं रहा लेकिन बांग्लादेश, इनकी हम इनके साथ कम्पीट कर सकते हैं क्योंकि हमने अपने पैसे को ओवर वैल्यू रखा है। ये पैसा गिरना चाहिए। आई नो इट इज पेनफुल फॉर मैनी पीपल हु डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स, लेकिन उसके बगैर चारा कोई नहीं। लेकिन बल्कि साहब जो हमारा जो डेट प्रोफाइल है, जो हमारी इस वक्त डेट माउंटेन के नीचे हम दबे हुए हैं, उसमें तो 1% डेप्रिसिएशन, 2% डेप्रिसिएशन, 3% डेप्रिसिएशन तो हमें 300-400 अरब रुपए मजीद के नीचे ले आती है। और फिर उससे इन्फ्लेशन और फिर उसके दूसरे मसाइल वो भी तो है। और रुपी डेप्रिसिएशन से कब इतना बड़ा सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ता है हमारे एक्सपोर्टर्स को, जो दूसरी चीज़ें वो तो नहीं करते। खाली रुपी डेप्रिसिएशन से और एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करने से कैसे एक्सपोर्ट्स में कोई सिग्निफिकेंट बेहतरी आ जाएगी? ये कामरान साहब, ये पाकिस्तान में बहुत डिबेट चल रही है और इसहाक डार ने मुझसे इस इशू पे काफ़ी तफसीली बात की थी। डेट बर्डन के बारे में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है।
अच्छे भले जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनके यहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। डेट बर्डन इस वक्त ज्यादा नहीं है। अगर आप देखें और मुल्कों को, डेवलप्ड और डेवलपिंग, उनका बहुत बर्डन है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस चीज के लिए पैसा लिया जाए वो उसमें इन्वेस्ट हो जहां रेट ऑफ रिटर्न हायर देन द कैरिंग कॉस्ट। तो ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए कि हम किस चीज के लिए पैसा ले रहे हैं, ना कि ये कि पैसा हम बहुत आ रहा है। प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी ये 2-3 तरह कैलकुलेट होता है। मुझे सागदार ने अब दिखाया था अपने पेपर्स, उन्होंने कैलकुलेशन की जो डिफर करती है, जो इकोनॉमिस्ट जो आर्टिकल लिख रहे थे। मुझे ज्यादा खदशा नहीं है डेट बर्डन से। मुझे प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं हो रही और होनी चाहिए और उस पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाह जावेद बरकी हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती है। पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।